हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज की क्लास में हमें पढ़ना है अपना वही बचे हुए कुछ प्रिंसिपल। नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो चलिए समझते हैं क्या होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। सबसे पहले अगर मैं सेंट्रलाइजेशन की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पावर होगी वो आपके टॉप लेवल के हाथ पे होगी। इन शॉर्ट, पावर टू टेक डिसीजन आर इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल ओनली। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लीटली सेंट्रलाइज फॉलो हो रहा है तो वहां पे डिसीजन लेने की पावर टॉप लेवल के हाथ में होगी। अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं तो पावर टू टेक डिसीजन विद इन द हैंड ऑफ लोअर लेवल। मतलब क्या हुआ कि भैया अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है तो पावर लोअर लेवल के हाथ में है, किसकी? डिसीजन लेने की। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज है तो भैया पावर हाथ में है टॉप लेवल के हाथ में। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में अच्छा खासा बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? अगर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस नहीं हुआ तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन को। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा बड़ी है तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो होता है। मतलब क्या है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती चली जाएगी उतने डिसेंट्रलाइजेशन होता चला जाएगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही छोटी सी है जहां पे उसका ओनर आपके सामने ही रहता है 24/7 तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन फॉलो होगा, क्योंकि भैया ओनर सामने है। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, आप तुरंत उससे वहां पर पूछ सकते हो। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि कैसे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ये है स्कूल। अब स्कूल में छोटे मोटे बहुत ही ज्यादा छोटे डिसीजन लेने हो तो आपकी क्लास टीचर या आपकी क्लास का मॉनिटर ले सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पानी पीने जाना है या क्लास को चुप कराना है तो मॉनिटर और टीचर के काम है। लेकिन अगर स्कूल में एक हॉलीडे ऑर्गेनाइज करना है या फिर छुट्टी का नोटिस देना है तो भैया वो नोटिस आपके प्रिंसिपल ऑफिस से आएगा। तो हो गया यहाँ पे क्या, छोटे मोटे डिसीजन टीचर्स ले रहे हैं अपने बेस पर। लंच हो गया, लंच में खेलने जाना है, पानी पीने जाना है, वॉशरूम जाना है, जो भी डिसीजन लेना है वो आपकी टीचर अपने बेस पे ले रही है। और छुट्टी का नोटिस है या फिर कोई भी हॉलिडे नोटिस है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है जो आपके प्रिंसिपल ऑफिस से जाएगी तो वो आप कहोगे सेंट्रलाइज। तो इन शॉर्ट आपके स्कूल में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों फॉलो होता है नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपके स्कूल को कंप्लीटली सेंट्रलाइज कर दिया तो सारे बच्चे प्रिंसिपल ऑफिस के आगे खड़े हो जाएंगे मैडम से पूछने के लिए, मैडम पानी पियाएं, वॉशरूम चले जाएं, लंच कर लें या नहीं करें। तो कहीं ना कहीं आपके स्कूल में भी ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है नोट्स के अंदर। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया एग्जांपल से। सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी बिल्कुल समझाया मैंने आपको कि सेंट्रलाइजेशन के अंदर सारी पावर टॉप लेवल के हाथ में होती है, उसके पास होती अथॉरिटी की वो डिसीजन ले। On the other hand, decentralization means dispersal of authority at the lower level in the organization। अभी मैंने आपको बताया कि भैया डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है लोअर लेवल के लिए या लोअर लेवल के अंदर। Extent of centralization or decentralization
इज डिसाइडेड बाय द नेचर एंड स्केल ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस होता चला जाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो होता चला जाएगा। जितनी छोटी फर्म होगी वहां पर सेंट्रलाइजेशन फॉलो होगा, जैसा मैंने आपको अभी बताया। जनरली एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो its size, it moves towards the decentralization। मैंने अभी बताया क्या, जैसे जैसे साइज ग्रो होगा वैसे वैसे आप डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ अपनी फर्म को शिफ्ट करना स्टार्ट दोगे। पॉजिटिव इफेक्ट्स, देयर विल बी एफिशिएंट कंट्रोल बाय द टॉप लेवल। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो भी सेंट्रलाइज से कंप्लीटली कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा बड़ी है तो वहां पर आप अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए डिफरेंट लेवल्स पे और शाम को जाके उनसे रिपोर्ट ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका काम यहां पर भी बेहतर तरीके से हो जाएगा। क्विक डिसीजन विल बी टेकन एट द ऑपरेशन लेवल। आपके लोअर लेवल पे डिसीजन बहुत जल्दी ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि भैया पूछना किसी से है नहीं, पावर मेरे हाथ में ही है। जब मन करेगा जिस तरीके से गोल को अचीव कर सके वैसा मैं डिसीजन ले सकता हूं, और वो भी बहुत ही जल्दी। नेगेटिव इफेक्ट्स, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। अभी बताया अगर कंप्लीटली सेंट्रलाइज कर दोगे तो डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अगर आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है और वहां पर भी आपने डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए अब समझते हैं अपना अगला प्रिंसिपल, नाम है स्केलर चेन। स्केलर चेन का अगर मैं आपको मतलब समझाऊं तो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से कम्युनिकेट करेगी अपने टॉप लेवल से या अपने अपर लेवल से, उसी को बोलते हैं स्केलर चेन। अगर मैं एग्जांपल समझाऊं तो समझिए। मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक लेवल डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। कैसे? देखिए मान लीजिए ये आपका लोअर लेवल है, कोई सा भी लेवल है, ये पहले इंफॉर्मेशन पास करेगा इसको, ये करेगा इसको पास, ये इंफॉर्मेशन पास करेगा इसको, और ये पास करेगा टॉप लेवल पे। यहां पे बात हो रही है लोअर से अपर। अब आपके अपर को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो अपर इस तरह का पैटर्न फॉलो कर सकता है या वो दोनों साइड से पैटर्न को फॉलो कर सकता है। इन शॉर्ट यहां पे बात जा रही है नीचे से ऊपर, यहां पर बात जा रही है ऊपर से नीचे, ठीक है? तो इसे बोलते हैं एक चेन पैटर्न फॉलो करना। यही कॉन्सेप्ट है स्केलर चेन का कि आपकी बात नीचे से एक पैटर्न फॉलो करते हुए ऊपर जा रही है और ऊपर से पैटर्न फॉलो करते हुए ही नीचे आ रही है। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन लेवल अच्छा रहेगा, हर लेवल को टाइम टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपके हेनरी फ्योल ने स्केलर चेन के अंदर एक पॉइंट कहा गया कि अगर दो डिपार्टमेंट या दो लेवल के बंदे आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई बात या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, तो वो सामने से सामने कम्युनिकेट करेंगे और इसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। जब दो बंदे सेम लेवल के आपस में कोई इंपॉर्टेंट बात शेयर करते हैं या करते हैं उसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है नोट्स में। Scalar chain denotes the line of authority from the chief executive to the lowest level in the organization। मतलब क्या है, टॉप लेवल से लोअर लेवल से तक कैसे बात पहुंचेगी, इसे बोलते हैं एक स्केलर चेन। इट इज द चेन फॉर द मूवमेंट ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप।
नीचे से कोई बात ऊपर जा रही है, ऊपर से कोई बात नीचे आ रही है। कॉन्सेप्ट है स्केलर चेन का, जहां पे कोई फॉर्मल पैटर्न फॉलो हो रहा हो। Fayol suggested that this chain should be followed by the managers and the subordinate. It should not violated except under acute emergency. अगर कोई इमरजेंसी है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तभी इस चेन को तोड़ें, वरना इस चेन को मत तोड़ें। ऐसा ही पैटर्न फॉलो रखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। There will be unity of command in the organization and there will be no confusion of dual order. हर बंदे को पता हो कि मुझे किससे ऑर्डर लेना है और किसको रिपोर्ट करना है। यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होनी चाहिए। और आप देख भी रहे हो कि एक बंदा एक से ही बात कर रहा है, इंफॉर्मेशन ऊपर पहुंचा रहा है और नीचे पहुंचा रहा है। द गैंगप्लैंक अलाउज डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड दस फैसिलिटेट्स क्विक कम्युनिकेशन। अभी बताया कि बहुत इमरजेंसी है, कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये डिपार्टमेंट के बंदे अपने सेम लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। पॉजिटिव इफेक्ट, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन। आपकी कम्युनिकेशन बहुत आसानी से फ्लो करेगी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, हर बंदे को पता है कि मुझे क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। नेगेटिव इफेक्ट, कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्केलर चेन पैटर्न फॉलो नहीं कर रही या प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलो नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहेगा डिफरेंट लेवल्स के बीच में, तो वो एक दिक्कत वाली बात रहेगी। लैक ऑफ क्लियरिटी ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, अगर आप स्केलर चेन फॉलो नहीं करोगे तो किसी भी बंदे के पास ना तो पावर रहेगी, अथॉरिटी रहेगी और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कोई भी डिसीजन लेने के लिए। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये था आपका प्रिंसिपल स्केलर चेन। चलिए अब समझते हैं अपना अगला प्रिंसिपल, नाम है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा हो या कोई भी टूल्स हो या कोई भी मटेरियल हो, उसका एक परफेक्ट प्लेस होना चाहिए। इन शॉर्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो अगर आपके स्कूल का मैं एग्जांपल दूं, आपके स्कूल में बुक्स का स्टोर लाइब्रेरी है और आपके प्रिंसिपल का रूम एक रूम है, जहां पे आपको लाइब्रेरी में बुक्स मिलेंगी और प्रिंसिपल रूम में आपको प्रिंसिपल मिलेगा। तो आपको ढूंढने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए ये आपका घर है, बहुत बड़ा घर है आपका, मान लीजिए एक रूम ये है, एक रूम ये है, एक रूम ये है, एक रूम ये है। अब आपको पढ़ाई करने के लिए एक रूम दे रखा है ये वाला, लेकिन आप हर रूम में पढ़ते हैं जहां पे भी आपका मन करता है। यहां भी पढ़ लिए, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां। अब होगा क्या, जहां पे आप पढ़ते हो वहीं पे अपनी बुक्स छोड़ देते हो। अब एक दिन क्या हुआ, आपको बिजनेस स्टडीज पढ़नी थी, आप बुक ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको पूरे घर में वो बुक नहीं मिल रही, या फिर जिस रूम में आपने देखा वो लास्ट रूम था बुक मिलने का। तो कहीं ना कहीं आपने 1 से 2 घंटे वेस्ट कर दिए उस चीज को ढूंढने के लिए। यही कहते हैं फेयोल कि हर चीज एक परफेक्ट प्लेस पे होनी चाहिए। अगर आपको स्टडी रूम दे रखा है तो सारी बुक्स आपकी यहीं पर होनी चाहिए। ये कहते हैं आपके फेयोल कि एक ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी आपको ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है नोट्स में। फेयोल सेड दैट there should be a place for everything and everyone. एवरीथिंग मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, उसका एक परफेक्ट प्लेस होना चाहिए और एक ह्यूमन बीइंग का भी एक परफेक्ट प्लेस होना चाहिए। वर्कर्स आपको फैक्ट्री साइड पे मिलेंगे और आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल उनके डिपार्टमेंट्स होंगे, वहां पर ये रूम होंगे, वहां पर आपको मिलेंगे। एट द सेम टाइम एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी देयर ओन प्लेस, और वो अपने ऑन प्लेस पर ही होने चाहिए। चाहे वो टूल्स हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो आपका टॉप एग्जीक्यूटिव हो, वो एक ही रूम में होना चाहिए। राउंड पे गए हैं कोई यूज कर रहा है टूल्स को तो एक अलग बात है, लेकिन होगा उसका एक परफेक्ट ही प्लेस। फॉर एग्जाम्पल इन अ फैक्ट्री देयर इज नो फिक्स्ड प्लेस फॉर कीपिंग टूल्स। एक फैक्ट्री के अंदर
टूल्स को रखने का कोई प्लेस नहीं था। द वर्कर वुड कीप द टूल्स एट डिफरेंट प्लेसेस एंड लेटर फॉरगेट इट। आपके वर्कर्स ने टूल्स उठाए और छोड़ दिए कहीं पे और फ्यूचर में भूल गए कि कहां रखे थे। दिस वुड हैव टू वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग टूल्स। अब ये आपका टाइम वेस्ट कराएगा कि कहां मैंने टूल रखा, वो दिमाग लगाएगा ढूंढेगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी वर्कर के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। when required by them, so there is a proper place of tools in the organization। इसलिए कहा जाता है कि एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए टूल्स का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे मैंने आपको अभी स्कूल का एग्जांपल दिया कि बुक्स आपको लाइब्रेरी में मिलेंगी। एक एग्जांपल मैंने दिया कि आप अपने बुक्स हर रूम में छोड़ देते हैं, तो आप हर रूम में अपनी बुक्स को मत छोड़िए, उसे एक परफेक्ट प्लेस पे, टेबल पे या एक ही रूम में रखिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। Similarly, there should be a specific place or room for seniors where they could be contacted in case of need। मतलब क्या है, जितने भी सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव हैं उनका एक परफेक्ट प्लेस होना चाहिए कि वो आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे, आपको ज्यादा उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिया था प्रिंसिपल का, उसका एक रूम बना दिया, वो आपको वहीं मिलेगा जब भी आप जाओगे। हो सकता है वो राउंड पे गए हो, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको वहीं पर मिल जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखे हैं। पॉजिटिव इफेक्ट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। समझ में आ गया वो क्यों। नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ पीपल टूल। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ना लोगों ढूंढने में ना फिर टूल्स को ढूंढने में। नेगेटिव इफेक्ट्स, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। अगर आपने ऑर्डर फॉलो नहीं करा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप जैसे बुक ढूंढ रहे थे उस दिन तो पढ़ना भूल जाओ। डिफिकल्टी इन कॉन्टेक्टिंग पीपल इन केस ऑफ नीड। जब भी आपको जरूरत होगी वो आपको मिल ही नहीं पाएगा, तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। इसलिए एक फर्म के अंदर ऑर्डर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अब समझते हैं अपना अगला प्रिंसिपल, इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है, आपके हेनरी फेवल ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक फर्म के अंदर इक्विटी फॉलो होनी चाहिए। इन शॉर्ट, जैसे आपका टॉप लेवल मिडिल लेवल से बात कर रहा है, वैसे ही आपका टॉप लेवल लोअर लेवल से या वर्करों से बात करे। इन शॉर्ट, डिफरेंट एम्प्लॉय से या डिफरेंट वर्कर्स के बीच में भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे वो उनका मेल फीमेल से हो, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो, किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है। आप उनके बीच में भेदभाव बिल्कुल भी मत कीजिए। सैलरी के रिलेटेड यहाँ पर कोई भी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करें। अगर वो लोअर लेवल का है उससे भी सेम तरीके से बात करें जैसे आप मिडिल लेवल के साथ बात कर रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, फेवल कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन में भेदभाव मत कीजिए, चाहे वो वर्कर के बीच में हो, चाहे वो कोई से भी बंदा हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, उसके बीच में आप भेदभाव बिल्कुल भी मत कीजिए, सबको आप इक्वली ट्रीट कीजिए। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है नोट्स में। इक्विटी सिंपली मींस इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब हर बंदे को इक्वल ट्रीट करो, भेदभाव मत करो। मैनेजमेंट शुड ट्रीट एम्प्लॉयज विद जस्टिस एंड काइंडनेस। आपका मैनेजर एम्प्लॉय से जस्टिस करे, उनके साथ ना इंसाफी उनके साथ ना करे। दे शुड बी इक्विटी इन डील विद द सबऑर्डिनेट्स। आपका मैनेजर जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ भी इक्विटेबल ट्रीटमेंट करे। कभी कभी क्या होता है, मेल फीमेल को देख के चेंज हो जाता है उनका देखने का नजरिया, या फिर कास्ट को देख के नजरिया चेंज हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फेवल ने कहा सबको आपको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, स्कूल्स की बात करी जाए, बॉयज को मारा जाता है, गर्ल्स को छोड़ देते हैं। क्यों भाई, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा इक्विटेबल ट्रीटमेंट? इसलिए कहते हैं फेवल कि इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इक्विटी डज नॉट मीन्स इक्वल सैलरी to all individual working for organization. It means equity in treating them like there should be no discrimination against the employees on the basis of religion, language, caste, male, female, etc.
मतलब बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सैलरी से यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, सैलरी जिस लेवल का बंदा है उसे वो दीजिए, लेकिन जो अगर गलती छोटा कर रहा है उसके लिए भी पेनल्टी आप रखिए, और अगर बड़ा गलती कर रहा है तो उसके लिए भी आपको पेनल्टी रखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि छोटे को आप डांट रहे हैं, बड़े को आप कुछ भी नहीं कह रहे। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड एंड देयर मोरल इज हायर। अगर आप इक्विटी फॉलो कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयज वर्कर सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे आपसे। देयर शुड बी बेटर रिलेशन बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट। आपके सुपीरियर और आपके सबॉर्डिनेट उनके बीच में भी बेटर रिलेशन आपको देखने को मिलेगा अगर आप इक्विटी को फॉलो कर रहे हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स, एम्प्लॉयज आर डिससेटिस्फाइड। अगर आपके यहां पर इक्विटी फॉलो नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होंगे, वो आपसे ऐसी उपेक्षा कभी नहीं रखना चाहेंगे। देयर मे बी अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट। अगर आप इक्विटी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयज में और आपके बीच में अच्छे रिलेशन देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो ये था आपका प्रिंसिपल इक्विटी। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी के बचे हुए 3 प्रिंसिपल वो हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कोर्स कैसे चल रहा है इसे मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको पूरा करवाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप पढ़ते रहिए। मैं अगर चाहूं तो सारे प्रिंसिपल एक दिन में भी समझा सकता था आपको, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं, लाइन टू लाइन पढ़वा रहा हूं आपको, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। मैं चाहता हूं चाहे वीक बच्चा हो चाहे बहुत ही बेहतरीन बच्चा हो, हर बच्चा इन लेक्चर्स को देख के अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ा रहा हूं आपको। तो आप पढ़ते रहिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।